We will discuss about electric energy. So what do you mean by electric energy? The total electric work done or energy supplied by the source of EMF in maintaining the current in an electric circuit for a given time is the electrical energy consumed in the circuit. तो सबसे पहले हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या बताए थे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। यही वर्क हमारा क्या रहता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W क्या हो जाएगा हमारा? पावर इनटू टाइम। ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला एक और होता है V इंटू आई। तो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा? VI इंटू टी। ठीक है। तो ये वाला आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू VIT इक्वल टू P इंटू टी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। ठीक है। जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या है? वो जूल है। अब 1 जूल क्या होता है? यहाँ से देखेंगे फॉर्मूला W इक्वल टू VIT। W को किस में लिखते हैं? जूल को। V को वोल्ट में, एम्पियर और T को सेकेंड। तो यहाँ से आएगा 1 जूल इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो जो वोल्ट एम्पियर होता है ये हमारा वॉट होता है। 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है हमारा? किलो वॉट आवर। और इसी से हम लोग बिजली का बिल क्या है ये सब देते हैं। ठीक है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछेगा तो क्या है? ये 1 किलो वॉट आवर। तो 1 किलो वॉट आवर क्या होता है? 1 kilowatt hour is the total electric energy consumed when an electric appliances so 1 kilowatt is the total electrical energy consumed when an electrical appliances of power 1 kilowatt works for 1 hour। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो सकता है? 1 किलोवाट आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 वॉट आवर। अब 1000 वॉट आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 वॉट। और आवर को कैसे लिख सकता हूँ? 60 इंटू 60 सेकेंड। तो 1 किलो वॉट आवर पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नोट दैट द नंबर ऑफ यूनिट of electricity consumed equal to number of kilowatt hour equal to watt into hour into upon 1000। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि बताया था क्या होता है? VIT को क्या लिख सकता हूँ? I²RT और I²RT को V²TR। तो बहुत सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ये सब आप लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है। The price of electricity consumed is calculated on the basis of electrical energy। ठीक है। तो जो हमारा घर में जो प्राइस आता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है और इलेक्ट्रिकल पावर के अकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है। तो जब भी यूनिट आएगा तो कितना आएगा? 1 किलो वॉट आवर, 1000 किलो वॉट आवर, ऐसा आता है। ठीक है। द यूनिट जूल फॉर एनर्जी इज वेरी स्मॉल, हैंस अ बिग प्रैक्टिकल यूनिट इज कंसिडर्ड एज किलो वॉट आवर। तो जूल बहुत छोटा है एनर्जी के लिए, तो इसीलिए हमको 1 किलो वॉट आवर लेना पड़ता है फॉर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट और सिंपल यूनिट। 1 kilowatt hour or 1 unit is the quantity of electrical energy which dissipates in 1 hour in an electrical circuit when the electrical power in the circuit is 1 kilowatt hour।
1 kilowatt hour or 1 unit is the quantity of electrical energy which dissipates in 1 hour in an electrical circuit when the electric power is 1 kilowatt hour। ठीक है, तो इससे हमको समझ आ जाएगा कि 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट्स, कितना यूनिट हमारा कंज्यूम्ड हो गया। तो क्या करेंगे, जैसे हमारा अगर 2 वाट का बल्ब है वो कितना एनर्जी ले रहा है, या 2 वाट का बल्ब अगर मेरा 5 घंटा चला, अगर 2 वाट का बल्ब मेरा 5 घंटा चला तो मेरा कितना यूनिट आएगा। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला, 2 वाट का बल्ब है 5 घंटा चला, डिवाइडेड बाई 1000 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 जीरो कर जाएगा, मतलब 10⁻⁻² किलोवाट आवर। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर का जैसे रुपया है, 1 रुपया या 2 रुपया या 100 रुपया ऐसा करके, तो इंटू मैं 100 कर दूंगा उस प्राइस के, तो ये कितना आ जाएगा, 1 रुपीस। तो ऐसा हमारा होता है इम्पॉर्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंज्यूम्ड यूनिट्स। ये आप लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल फॉर स्पेसिफिक यूज। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, आप लोग ने पहले जो बल्ब आता था उसका फिलामेंट देखा था, वो हाई रेजिस्टेंस वायर का रहता है, ऐसा कुछ बल्ब रहता है, उसके अंदर फिलामेंट रहता है किसका, टंगस्टन का, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तभी लाइट जलने लगता है हमारा, तो वो किसके ऊपर था, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस सच एज हीटर, गीजर और प्रेस, तो ये सब जो हीटिंग डिवाइसेस हैं ये सब किससे बनता है, इस मेड ऑफ निक्रोम। ठीक है, जिसका बहुत हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। रेजिस्टेंस बॉक्सेस, आप लोग लैब में पोटेंशियोमीटर वायर का जब हम पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ोगे रेजिस्टेंस बॉक्सेस। ये किससे बना रहता है, ये बना रहता है हमारे एलॉयस से, जैसे मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन, निक्रोम। दिस मटेरियल हैव मॉडरेट रेजिस्टिविटी विच इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस डज नॉट ऑल्टर विथ माइनर चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसका रेजिस्टेंस इतना हाई रहता है कि ये टेम्परेचर क्रिएट करता है, और ये अक्सर बना रहता है एलॉयस का। कौन कौन से एलॉयस का, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन या निक्रोम का। अब पढ़ते हैं फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर आप लोग जानते होंगे, आप लोग के घर में सीरीज़ में लगा रहता है, और इसको एक बार पढ़ा भी चुका हूँ। तो ये फ्यूज़ वायर क्या रहता है, जब भी ज़्यादा करंट पास होता है तो फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाता है बीच से। ब्रेक होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ टीन लीड एलॉय, 63% टीन रहता है और 37% लेड रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है और रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहता है।
अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ये सीरीज़ में यूज़ होते हैं ऐसे सेफ्टी डिवाइस। किस लिए? सेफ्टी डिवाइस के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और ये क्या हो जाता है, जब बहुत बहुत ज़्यादा करंट इससे पास हो जाता है तो ये अपने आप मेल्ट हो जाता है, और जिससे ये टूट जाएगा और ये ओपन हो जाएगा सर्किट, और ओपन होने के कारण करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फ्यूज़ वायर काम करता है। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये हमारा कोई सा मोटा वायर है और फ्यूज़ वायर रहता है वो पतला रहता है। ये हमारा मोटा वायर, तो यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा करंट पास होगा, ठीक है, तो ये वाला वायर थोड़ा देर में डैमेज होगा, और ये वाला वायर क्या हो जाएगा, फ्यूज़ वायर गर्म होके ये टूट जाएगा। टूटने से क्या होगा, जो करंट यहाँ से यहाँ आ रहा था वो वापस वो आगे नहीं जा पाएगा, और इस तरीके से वो ओवर हीटिंग या शॉर्ट सर्किट या डैमेज होने से, ओवरलोड होने से बचा देगा। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर यूजुअली प्रिपेयर फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ वेरियस मेटल। ठीक है, किससे प्रिपेयर किया जाता है? निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन एटसेट्रा। दिस कंपाउंड और ऑल्सो सेमीकंडक्टर, ये सब जो कंपाउंड है सेमीकंडक्टर। फॉर थर्मिस्टर अल्फा इज़ वेरी हाई। थर्मिस्टर के लिए जो अल्फ़ा रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस वेरी रैपिडली विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टर है ये मेनली इसीलिए यूज़ होता है। थर्मिस्टर का जैसे जैसे उसके अंदर रेजिस्टेंस चेंजेस होगा, टेम्परेचर के मुताबिक चेंजेस होता है। तो ये बहुत स्मॉल टेम्परेचर तक क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर का काम क्या है? टेम्परेचर को डिटेक्ट करना। और जैसे थर्मोमीटर का काम रहता है वैसी थर्मिस्टर में भी रहता है, लेकिन थर्मोमीटर में क्या रहता है, हमारा मर्क्यूरी एक्सपांड होता है। थर्मिस्टर में हमारा रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। रेजिस्टेंस लगे रहने के कारण इसमें ऐसे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई या लो होता है, रेजिस्टेंस भी हाई लो हो जाता है। तो इसीलिए जो थर्मिस्टर है स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस के लिए बहुत यूज़ में आता है। अब पढ़ते हैं सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक साइंटिस्ट था, प्रोफेसर के ओन्स, इन 1911 डिस्कवर्ड दैट सर्टेन मेटल एंड एलॉयज एट वेरी लो टेम्परेचर लूज देयर रेजिस्टेंस। अब क्या है, सर्टेन मेटल्स हैं, ये क्या है, इससे जब मैं ठंडा करते जाऊंगा, जितना मैं इसको ठंडा करते जाऊंगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इसमें रेजिस्टेंस रहेगा ही नहीं, और मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो बिना रेजिस्टेंस के या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाएगा, करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। तो यही चीज़ इसमें लिखा है, एट वेरी लो टेम्परेचर लूज देयर रेजिस्टेंस कंसिडरेबली, दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल also decreases, but when the temperature reaches a certain critical value, जब टेम्परेचर किसी certain critical value में जाएगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, completely रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कम हो जाएगा। जितना जितना मैं इसको टेम्परेचर लो करते जाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा, और जब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो मटेरियल सुपर कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगेगा। एंड देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो हो जाएंगे बिना एनी रेजिस्टेंस। जैसे सिल्वर क्या है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से क्या होते हैं, फ्लो। वैसे ही सुपर कंडक्टर में भी वैसे ही फ्लो हो जाएंगे। द क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर का आज हमने आधा टॉपिक किया है।
बाकी का आधा टॉपिक हम कल करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।